तो हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th बिहार बोर्ड से 2026 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए गणित का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और 2026 बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी गणित का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा उन्हें आप शुरू से देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको हर रोज क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा, जो आपके होने वाले 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अगर ऑप्शन ए में देखें तो √11 है, और दोस्तों √11 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो यह रूट से बाहर नहीं निकलेगा। और याद रखिएगा आप लोग कि जो रूट से बाहर नहीं निकलता है वही अपरिमेय संख्या होता है, और जो रूट से बाहर निकल जाता है वह अपरिमेय संख्या नहीं होता है। तो यहाँ पे √11 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो यह अपरिमेय संख्या है। और अगर ऑप्शन नंबर बी में देखें तो यहाँ √15 है और √15 का भी कोई वर्गमूल नहीं है, तो यह रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो यह भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन सी में देखें तो √9 का वर्गमूल 3 होता है, जो कि रूट से बाहर निकल जाएगा, और √16 का वर्गमूल 4 होता है, यह भी रूट से बाहर निकल जाएगा, और 3 4 को गुना करने पर आ जाएगा 12, और नहीं कुछ है नीचे में तो 1 है, ये P/Q का रूप का हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी वाला जो है यह अपरिमेय संख्या नहीं है, तो यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी में देखिएगा तो √5 है, और √5 भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन ऑप्शन सी जो है वह रूट से बाहर निकल गया, और जो रूट से बाहर निकल जाता है वह अपरिमेय संख्या नहीं होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य है। बताइए दोस्तों कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग गिनती की संख्या को कहते हैं, और गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होती है, यानी शुरू से हमको 5 प्राकृतिक संख्या लेना है। तो 1 हो जाएगा, 2 3 4 और 5, ये 5 हमारा क्या है, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या है। और माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सभी को जोड़ देते हैं। सभी को क्या करते हैं, तो जोड़ देते हैं। तो चलिए सभी को जोड़ लीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और जितना संख्या रहता है उससे क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो कितना संख्या यहाँ पर, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे ऐड करने पे देखिए कितना आता है, तो ऐड करिएगा तो 1 × 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 बट्टा कितना आ गया दोस्तों, तो 15/5 आ गया। और इसको अगर काटिएगा आप लोग तो 3 बार में कटेगा, 5 × 3 = 15, यानी इसका सही जवाब 3 आएगा। और जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी क्वेश्चंस को करने वाले हैं वो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग मेरे साथ बनाते चलिए और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग अपने से कितना क्वेश्चंस को बना पाए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रेक्षण इतना का माध्यक है। बताइए दोस्तों, माध्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो देखिए, माध्यक निकालने के लिए आप लोग इस जो प्रेक्षण दिया हुआ है, जो आंकड़ा दिया हुआ है, इन्हें आप या तो बढ़ते क्रम में सजा लीजिए, नहीं तो घटते क्रम में सजा लीजिए। चलिए हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में दोस्तों सबसे पहले छोटा लिखा जाता है, तो इसमें जो सबसे छोटा संख्या है वह कितना है, तो सबसे छोटा संख्या 6 है। और यहाँ पे अगर देखें तो इससे थोड़ा बड़ा क्या है, तो थोड़ा सा बड़ा 7 है, और इससे थोड़ा बड़ा क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे इससे थोड़ा ज़्यादा कितना है, तो 8 है। और इससे थोड़ा बड़ा कितना है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग देखिए इसमें कितना है, तो इससे थोड़ा ज़्यादा 12 है, और इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा 13 है, और इसके बाद कितना है, 14 है। और इसके बाद देखिए आप लोग कितना है, तो 15 भी है। और इसके बाद कितना है, तो 15 के बाद कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजा लिए, और इसका जो अगर माध्यक निकालना है तो आप लोग देखिए, अगर इधर से एक संख्या लेंगे तो इधर से भी एक संख्या लेंगे, इधर से 2 संख्या लिए तो इधर से भी 2 संख्या, इधर से 3 संख्या लिए तो इधर से भी 3 संख्या, और बीच में जो संख्या बच जाएगा वही इसका माध्यक हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर माध्यक कितना हो गया, बताइए आप लोग, यहाँ पर माध्यक कितना हो गया, तो 12 हो गया, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन
नंबर डी हो जाएगा। जो भी फ्रैक्शन दिया रहेगा उन्हें आप या तो बढ़ते क्रम में सजा लीजिए, नहीं तो घटते क्रम में सजा लीजिए, और जो बीच का मान निकल के आएगा दोनों साइड से लेकर के जो बीच का मान जो आएगा वही माध्यक का मान होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कि माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। बताइए दोस्तों कि माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना तो बहुलक कहलाता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 कि बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है। बताइए दोस्तों, ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में हर साल पूछा जाता है कि बिंदु जो है यह किस पाद में स्थित है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि प्रथम में प्लस प्लस आता है। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि प्रथम में प्लस प्लस आता है और द्वितीय में जो है वह माइनस कॉमा प्लस आता है और तृतीय में माइनस कॉमा माइनस आता है और चतुर्थ में प्लस कॉमा माइनस आता है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि प्रथम में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस। अगर आप लोग को याद नहीं है तो इसे आप कॉपी पर लिख के रख लीजिए। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और हर साल यह प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों पूछ रहा है कि बिंदु 7,10, तो यहाँ पे 7 है प्लस में, नहीं कुछ है तो प्लस में, और 10 भी क्या है तो प्लस में। तो बताइए प्लस प्लस किस में आता है तो प्रथम में, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 कि tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री का मान क्या है। दोस्तों यह क्वेश्चन बनाने के लिए आपको मान सारणी आप लोग याद रख लीजिए। मान सारणी से बहुत सारा प्रश्न आता है एग्जाम में, तो आप लोग मान सारणी को याद कर लीजिएगा। चलिए बताइए tan 45 यहाँ पे लिख लेते हैं कि किसका मान निकालना है। तो tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री। चलिए आप लोग बताइए, अगर मान सारणी याद होगा तो बताइए tan 45 का वैल्यू कितना होता है। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अनुपात है तो अनुपात देंगे, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है तो √3 होता है। तो इसका जो सही जवाब है 1:√3 है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों अगर आप लोग को मान सारणी याद है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि sin 60 डिग्री का मान कितना होता है। आप लोग हमें कमेंट में लिख कर बताइए कि sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, अगर आप लोग को मान सारणी याद है तो। अगर नहीं याद है तो आप लोग मान सारणी याद कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है। बताइए दोस्तों कि एक्स अक्ष पर, तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि एक्स अक्ष पर जो है, एक्स अक्ष पर y का वैल्यू क्या होता है तो 0 होता है। एक्स अक्ष पर y का वैल्यू 0 होता है। तो अगर कोई एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक पूछे तो याद रख लीजिएगा दोस्तों कि एक्स वाई बिंदु होता है, जिसमें अगर कोई एक्स अक्ष पर पूछे तो एक्स अक्ष पर क्या होता है तो y का वैल्यू 0 होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या है तो ए हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि y अक्ष पर बताइए तो y अक्ष पर क्या हो जाएगा तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा। y अक्ष पर x का वैल्यू 0 होता है और x अक्ष पर y का वैल्यू जो होता है वह 0 होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 कि बिंदुओं इतना और इतना की बीच की दूरी है। देखिए दोस्तों बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है तो आप लोग पढ़े होंगे दूरी सूत्र का फार्मूला। दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है दोस्तों तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लोग पढ़े होंगे दूरी सूत्र का फार्मूला कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो इस स्थान पे रहता है उसको हम x1 कहते हैं, और यहाँ पर जो 7 है ये y1 है, यहाँ जो 8 है यह x2 है, और 11 जो है वह y2 है। तो चलिए दोस्तों मान रख देते हैं। चलिए मान रखते हैं तो x2 का मान कितना है बताइए आप लोग। तो x2 का मान यहाँ पर 8 हो जाएगा, और x1 कितना है तो x1 यहाँ पर 5 है तो 5 रख लेते हैं। चलिए स्क्वायर ऊपर में था स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब बताइए दोस्तों कि y2 कितना है तो 11 है, अब माइनस y1 कितना है तो y1 7 है, और इसका होल स्क्वायर। चलिए आप कर लेते हैं तो बताइए 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 11 में से 7 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर। तो बताइए दोस्तों आप लोग कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। और जब आप 16 और 9 को जोड़िएगा, यहाँ पर देखिए जब आप 16 और 9 को जोड़िएगा तो 25 आता है, और 25 का वर्गमूल कितना होता है तो 5 होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, यानी 5 इकाई। आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों दूरी सूत्र का फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट आपसे फार्मूला भी पूछ सकता है। दोस्तों ये सभी प्रश्न आप लोग मेरे साथ बनाते चलिए, ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 कि मूल बिंदु के निर्देशांक है। बताइए दोस्तों मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। बताइए दोस्तों आप लोग कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या हम लोग गिनती की संख्या को कहते हैं, और आप लोग को पता है कि गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है। तो बताइए प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक क्या है, तो 1 है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। तो परीक्षा में अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। चलिए दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। बताइए इनमें से कौन सा परिमेय संख्या होगा। बताइए परिमेय संख्या इनमें से कौन है। तो बताए थे कि जो रूट से बाहर निकल जाएगा वह परिमेय संख्या होगा, और जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन ए में अगर देखें तो रूट 25 है, और रूट 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5, और 2 में से एगो बाहर निकल जाता है। अगर रूट हटता है तो 2 में से एगो बाहर निकलता है, यानी 5 आ जाएगा। तो यानी ये रूट से बाहर निकल गया, तो यही हमारा क्या है, तो परिमेय संख्या है। चलिए हम अगला ऑप्शन को भी देख लेते हैं। रूट 5 देखिए दोस्तों, यहाँ पर रूट 5 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, मतलब रूट से बाहर नहीं निकलेगा, और जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होगा। ये भी क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट 2 बाहर नहीं निकलेगा। और यहाँ पर अगर देखिएगा तो रूट थ्री हो जाएगा, जोड़ के कितना आ जाएगा 2 रूट 3, और यहाँ पर जो रूट 3 है ये भी बाहर नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर ए में रूट 25 है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है, यहाँ पर जो P और Q है दो अभाज्य संख्या है, तो उनका मौसो होगा। दोस्तों आप लोग याद रख लीजिएगा कि दो अभाज्य संख्या का मौसो हमेशा 1 होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 कि 18 तथा 72 का मौसो है। बताइए दोस्तों कि 18 तथा 72 का मौसो क्या होगा। तो आप लोग को पता है दोस्तों मौसो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इनमें जो बड़ी संख्या है उसको बीच में रख दीजिए, और जो छोटी संख्या है उससे डिवाइड कर दीजिए। चलिए 18 चौके आ जाएगा 72, और 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। तो बताइए दोस्तों पूरा कितना से कट गया, तो 18 से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है ना। मौसो कितना है इसका, 18 है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कि रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसको सीख लीजिए बढ़िया से। 2026 बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट, और ऐसा प्रश्न हर साल पूछा जाता है कि रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक बताइए। तो इसका परिमेय कर मतलब अभी ये अपरिमेय है, लेकिन इसको हमको परिमेय में बदलना है। रूट 12 जो है यह बाहर नहीं निकलेगा रूट से, तो अपरिमेय न होगा, लेकिन इसको हमको परिमेयकरण बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। चलिए 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 बार में जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 बार में जाएगा, फिर यहाँ 3 से लगाएंगे तो 1 बार में जाएगा। तो अगर आप रूट 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। देखिए यहाँ 2 का तो जोड़ा है, लेकिन 3 का जोड़ा यहाँ पर नहीं है। तो 3 का जोड़ा लाने के लिए हमको कितना 3 का जरूरत है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम समझाते हैं। रूट टू में से एगो 2 बाहर निकल जाएगा, लेकिन रूट 3 का रूट 3 रह जाएगा, और जो कि यहाँ परिमेयकरण गुणांक नहीं है। तो परिमेयकरण गुणांक बनाने के लिए हमको किससे गुना करना पड़ेगा, तो रूट 3 से गुना करना पड़ेगा। तो यानी इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूट 3। अगर हम इसको रूट 3 से गुना करेंगे तो यह परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कि 1/√3 किसका मान है। बताइए दोस्तों कि 1/√3 किसका मान है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है वह 1/2 होता है, तो यह तो नहीं होगा। टेन 30 का जो वैल्यू है वह 1/√3 होता है, हाँ, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। और मान सारणी आप लोग इसका भी हम बता देते हैं, आप लोग याद रख लीजिएगा कि cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, और tan 45 का वैल्यू होता है 1। दोस्तों बार बार आप लोग को बता रहे हम कि मान सारणी जो है आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मैथ में त्रिकोणमिति चैप्टर में जाइएगा तो वहाँ मान सारणी आप लोग को मिलेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। और ये भी याद रख लीजिएगा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है। चलिए अगला सवाल है
क्वेश्चन नंबर 16 कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। बताइए दोस्तों कि प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा, प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा, तो 1 होता है। याद रखिएगा दोस्तों कि प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 और प्रायिकता का जो अधिकतम मान होगा वह 1 होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हम किसको कहते हैं, जो 1 से करता है और अपने आप से करता है। तो यहाँ अगर आप 10 को देखिएगा तो ये 2 से भी करता है, 5 से भी करता है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। 21 जो है दोस्तों यह 3 से भी कट जाता है, 7 से भी कट जाता है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ जो 11 है वही संख्या है जो अभाज्य है, यानी 11 जो है 11 एक ऐसी संख्या है जो 1 से करता है और अपने आप से करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 का घात है। इसका घात पूछ रहा है। तो बताइए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x का पावर 2 है यानी 2 घात है और x का पावर 1 है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाला घात लेना है, जो सबसे ज़्यादा घात रहेगा वो घात लेना है। तो बताइए सबसे ज़्यादा कितना घात है, तो 2 है। तो यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे कभी भी पूछे किसी भी समीकरण का घात, तो उस समीकरण में जो सबसे ज्यादा वाला घात होगा वही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 कि बहुपद एफ एक्स 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो f माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पर क्या fx का मान दिया हुआ है और f माइनस 1 का मान पूछ रहा है। x कुछ नहीं किया, बस x के स्थान पर माइनस 1 रख दिया है। तो हम भी वही करेंगे, x के स्थान पर माइनस 1 को रख देंगे। चलिए fx का मान है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। चलिए हम f माइनस 1 निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों 3 गुन्ना, नहीं कुछ बीच में तक गुन्ना, और x के जगह पे हम कितना रख देंगे, तो x के जगह पे माइनस 1 रखना है और इसका स्क्वायर और माइनस 7 और 7x है, तो x के जगह पे हम क्या रखना है, तो माइनस 1 रखना है और प्लस 2 है तो प्लस 2 लिखेंगे। अब बताइए दोस्तों कि 3 अगुना माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो माइनस 1 का जो स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। कैसे, तो देखिए दोस्तों माइनस 1 का स्क्वायर मतलब माइनस 1 गुना माइनस 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1 को गुना करेंगे तो 1 आता है। और यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 और प्लस 2। बताइए पहले गुना की पहले जोड़, तो पहले गुना करिए दोस्तों। तो 3 और 1 के गुना करिएगा तो 3 और प्लस 7 प्लस 2। अब सबको जोड़ दीजिए तो 3 और 7 10, 10 2 12, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए काफ़ी इजी सवाल था। अगला सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। बताइए दोस्तों कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि वृत्त का परिधि क्या होता है। हम लोग को दिया है वृत्त का परिधि। बताइए दोस्तों वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है, तो वृत्त का जो परिधि दिया हुआ है, वृत्त का परिधि जो दिया हुआ है वह 44 दिया हुआ है। यानी आप लोग जानते होंगे वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2 पाई r होता है। वृत्त का परिधि कितना होता है, 2 पाई r होता है और जो कि 44 दिया हुआ है। तो बताइए दोस्तों 2 को 2 लिखेंगे, पाई का मान आप लोग को पता है, तो बताइए 22/7 होता है और गुना और r का मान तो हमको निकालना है, वही त्रिज्या होता है ना। त्रिज्या मतलब r का मान बराबर 44 है तो 44 लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पर ये नहीं कटेगा तो गुना कर देते हैं 2 को और 22 को, तो कितना आएगा 44/7 आ जाएगा और गुना r अब बराबर में 44। इधर जो 44/7 है इधर आ जाएगा तो पलट जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इधर ले आते हैं, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 44 गुना इधर वाला 7 चल जाएगा ऊपर और 44 आ जाएगा नीचे। चलिए 44 से 44 कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो 7 बचेगा, 7 मीटर हो जाएगा। चलिए तो इसका सही जवाब हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए दोस्तों बताइए आप लोग कि यह 20 प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न अपने से बना पाए। आप लोग कमेंट में लिखकर बताइए कि यह 20 प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न अपने से बना पाइए। यह हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि यह 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना नंबर ला पाए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के शानदार वीडियो आपको मिलता रहेगा जो आपके होने वाले 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।